तो दोस्तों, जैसा कि आपको भी पता है कि हम लोग मानव कौल जी की किताब अंतिमा का विमोचन कर रहे हैं। और इस ऑडियो बुक में अभी तक हमने लगभग 6 एपिसोड खत्म कर लिए हैं। तो चलिए इसके अगले भाग को शुरू करते हैं। मैंने अंतिमा को मैसेज किया कि मैं मिलना चाहता हूँ। उसका जवाब बहुत देर बाद आया कि मैं आती हूँ मिलने, मेरी फ्लाइट देर रात की है। उसने समय नहीं बताया और मैंने पूछा भी नहीं। उसके जवाब में उसकी व्यस्तता में सूंघ सकता था। मैंने पूरे घर को साफ किया, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सिर नीचा करके, बिना कुछ सोचते हुए। कुछ न सोचना संभव है? मैं जो भी सोच रहा था उसे मैं देखना नहीं चाहता था। दिमाग में उठ रहे सारे संवाद पानी के बुलबुले थे। उठते, अपनी बात कहते और फूट जाते। उनके फूटते ही अगला विचार उनकी जगह ले लेता। मैं अपने घर को घिस घिस कर साफ कर रहा था, मानो अपने दिमाग से ये सारे पानी के बुलबुलों को हर कोने से निकाल निकाल कर बाहर कर रहा था। फोन की घंटी बजी, पर मुझे अभी भी घर के कोनों में फंसे विचार दिख रहे थे। मैंने फोन नहीं उठाया। मैं पागलों की तरह घर की सफाई में लगा रहा। जब मुझे पूरा घर साफ और खाली दिखा, मैं जमीन पर चित पड़ गया। कुछ देर में हाथ बढ़ाकर अपना फोन देखा। पवन की मिस कॉल थी। मैंने पवन को फोन किया। हेलो, क्या हाल है? एक चुस्त सेहतमंद आवाज आई। ठीक हूं। आज शाम को वॉक पर आओगे ना? शाम को मुझे किसी से मिलना है। अगर वह कैंसिल हुआ तो आऊंगा। मुझे तुमसे बात करनी है। अगर शाम नहीं तो कल मुलाकात करेंगे। कुछ जरूरी बात है, मिलकर बताऊंगा। मुझे हमेशा से इस बात पर आश्चर्य होता है कि किस तरह छोटी से छोटी चीज भी दुनिया के सबसे बड़ी चीज से अपनी पूरी सूक्ष्मता में जुड़ी हुई है। एक पेड़ की पत्ती भी अपनी संरचना में पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि हर पत्ती की संरचना एक दूसरे से अलग होती है। कितनी विविधता है और किस कदर हर चीज एकदम एक जैसी है। प्रेम को लिखना प्रेम को पा लेने की संरचना का ही हिस्सा है। पवन से बात करते ही मुझे अरू दरवाजे पर खड़ी दिखी। कब तक मैं उसे अपने खंडहर की चौखट पर रोक सकता हूँ? पवन चाहता है अरू को। क्या इसी बात से मैं अरू की तरफ आकर्षित हो रहा हूँ? मैं खुद को जानता हूँ। अगर पवन से नहीं मिला तो मैं खुद को अरू के सामने पाऊंगा। मैंने पवन को मैसेज करके पूछा कि क्या अभी मिल सकते हैं। उसने तुरंत जवाब दिया, 1 घंटे में। मैंने कहा, हाँ, मेरे घर के नीचे। उसने ओके कह दिया। कितना भी खाली कर दो, तब भी पूरा खाली हो चुका है सारा कुछ, हम कह नहीं सकते। हर पिछली गलती पर कसम खाते हैं कि इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। भीतर नई गलतियों की जगह छोड़े रखेंगे, पर वही पुरानी गलतियां बार बार रेंगती हुई अपनी जगह पर वापस आ जाती हैं। कुछ भी नया कितना कठिन है, चाहे फिर वे गलतियां ही क्यों न हो। मैं जब भी नई गलती करने बाहर निकलता हूँ, झोले में पुरानी गलतियां भर कर ले आता हूँ। एक ही पटरी पर चल रहे पुराने पड़ गए जीवन से नई गलतियां भी बिदकती हैं। पवन मेरे सामने खड़ा था। मैं उसके आने के बहुत पहले घर के नीचे उसका इंतजार कर रहा था। उसने आते ही पानी मांगा। मैं वापस ऊपर गया और पानी की एक बोतल ले आया था। वह गटागट पानी पीने लगा, जैसे सालों से प्यासा हो। उसे पानी पीता देखकर मुझे लगा कि मैं भी कितना प्यासा हूँ। उसने पानी पीकर बोतल अपने हाथ में रखी। मैं उससे बोतल मांगू पानी पीने के लिए, उससे पहले उसने कहा, इतनी गर्मी है ना? हाँ, इस साल कुछ ज्यादा ही है, मैंने कहा और पानी की बोतल मांगने के लिए सही वक्त का इंतजार करता रहा। अच्छी जगह रहते हो तुम, उसने कहा। तुम कुछ जरूरी बात करने आए थे ना? हाँ, मैंने कल रात छिपकली के परिवार का आखिरी बच्चा मार दिया। इस बात पर मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने इशारे से पवन से पानी की बोतल मांग ली। इस वक्त मैं बस पानी पीना चाहता था। जब वह मुझे पानी की बोतल थमा रहा था, मैंने देखा पवन की आंखों के किनारे पानी उतर आया है। मैंने अपनी प्यास को दबाया और पूछा, अरे क्या हुआ? मेरा नाम पवन नहीं है। अचानक मुझे लगा कि यह मेरा पात्र है जो अपने लेखक से जिरह करने आया है कि उसका जो नाम रखा गया है वह उसे पसंद नहीं है। पवन नहीं है तो क्या है? दुष्यंत। दुष्यंत नाम मैंने सुना था कहीं। इस नाम के पीछे कोई चेहरा था। मैं उस चेहरे को जानता था, पर वह चेहरा पवन का नहीं हो सकता है। या जैसा आपका नाम होता है, आपका चेहरा भी वैसा ही हो जाता है? दुष्यंत?
तुम मुझे दुष्यंत जैसे नहीं दिखते हो। पवन ने मेरे हाथों से पानी की बोतल ली और पूरा पानी पी गया। मैं प्यासा ही बना रहा। दुष्यंत कैसे दिखते हैं? दुष्यंत दुष्यंत जैसे दिखते हैं। तुम पवन हो। तभी मुझे अजीब लगा कि मैं पवन को कह रहा हूं कि तुम पवन हो। मैं चुप रहा। पवन को एक जमीन की जरूरत थी अपनी बात कहने के लिए। कुछ देर में उसे वह जमीन मिली और उसने कहा, मैं दहिसर में रहा करता था जब मैं मुंबई आया था, करीब 20 साल पहले। दहिसर ईस्ट की वह कॉलोनी रेलवे ट्रैक के बगल में थी। एक रात मैं और मेरा दोस्त पटरी पर चलते हुए घर वापस जा रहे थे। मैं उसे शोले की कहानी पूरे संवादों के साथ सुना रहा था। हम दोनों इतना ज्यादा कहानी में और दिन भर की थकान में गुम थे कि सामने से आती हुई ट्रेन हमें दिखी ही नहीं। जब हम दोनों की निगाह उस ट्रेन पर गई तो उस ट्रेन का तेजी से हमारी तरफ आना मुझे मंत्रमुग्ध सा कर गया। मेरा दोस्त पटरी से तुरंत हट गया और मैं स्तब्ध सा ट्रेन को आता देखता रहा। मैं जड़ हो गया था। मुझे लगा इससे खूबसूरत क्षण मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मृत्यु का आपकी ओर धड़धड़ाते हुए आना और आपका उसे स्वीकारना एक जादू सा था मेरे लिए। मैं अपनी आंखें बंद करके उसके स्वागत में खड़ा हो गया था। पर ट्रेन के मुझसे टकराने के ठीक पहले मेरे दोस्त ने मुझे धक्का दे दिया। जब मैं नीचे गिरा तो देखा खून की कुछ छींटे मेरे चेहरे पर थे। मेरा दोस्त उस ट्रेन की चपेट में आ चुका था। मुझे खुद को समेटने में बहुत वक्त लगा और फिर मैंने अपने दोस्त को उस ट्रेन की पटरी पर बिखरा पड़ा देखा। मुझे लगा पवन के गले में कुछ अटक गया है, पर वह बस चुप हुआ था कुछ सांसों के लिए। मैं उसके बचे खुचे शरीर को लेकर उसके गांव गया, सतना। 13 दिन तक मैं उनके परिवार के साथ ही रहा, पर कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं हुई। मैं उसके परिवार का दुख सहन नहीं कर पाया। मुझे लगा कि मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं अपने गांव गया और पूरे सरकारी तरीके से अपना नाम बदलकर पवन रख लिया। पवन उसका नाम था। मैं पवन बनकर उसके गांव वापस गया, पर मैं पवन नहीं था उनके लिए। मैं जब वापस मुंबई आया तो पवन होने की पूरी कोशिश करता रहा। उसके थिएटर के दोस्तों के साथ उठता बैठता, जो वह चाहता था वैसा का वैसा करने की कोशिश करता। मैं असल में अभिनेता बनने आया था और पवन के नाटकों में दिलचस्पी थी। मैं लगातार थिएटर करता रहा उसके कारण, बिल्कुल वैसा थिएटर जैसा वह करना चाहता था। अब इतने सालों बाद मैं पूरी तरह थक गया हूं पवन होने में। दुष्यंत सीधी जिंदगी चाहता था, शादी, बहुत सारे बच्चे, घरेलू समस्याएं, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, चुटकुले, दोस्ती। दुष्यंत का पसंदीदा गाना था, छोटा सा घर होगा बादलों की छांव में, आशा दीवानी उसमें बांसुरी बजाएगी, हम चमकेंगे तारों के उस गांव में। लगने लगा कि मैंने असल में किसके साथ बुरा किया था, पवन के साथ या दुष्यंत के साथ। जिस दुष्यंत को मैं पटरियों पर छोड़ आया था, मैं वहां से वापस शुरू करना चाहता। पवन मुझे नहीं देख रहा था। वह अपने कहे की गलियों से बिना जख्मी हुए सीधी सड़क तलाश रहा था। कल रात जब उस छिपकली के बच्चे को मैंने मारा तो वह मरा नहीं, वह दीवार से नीचे गिरकर तड़पता रहा। मैंने उसके ऊपर चप्पल से कई वार किए, पर उसके शरीर से किसी अंश में प्राण चिपक गए थे। वे उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं उसे मारता रहा, पर उसके शरीर का कोई एक अंग हर थोड़ी देर में फड़क जाता। मैं जब भाग कर पवन के आधे कटे शरीर के पास गया था तब वह मुझे देख रहा था। उसने अपने शरीर को भी देखा जो कमर के नीचे से कट चुका था। जब उसके पूरे शरीर को बटोर कर ठेले पर रखा था तब भी वह अपने कटे हुए पैर को अपने बगल में खड़ा हुआ देख रहा था। अंत में मैंने अपनी शर्ट उतार कर उसके मुंह पर ढांक दी थी। मैं ऊपर की तरफ देखने लगा। मुझे पेड़ पर बैठी हुई एक चिड़िया दिखी। मैं उससे आस लगा रहा था कि वह चहके और इस चुप्पी को तोड़ दे। वह पेड़ पर बैठी नाचती रही, मानो चिढ़ा रही हो, पर उसने एक आवाज भी नहीं निकाली। हवा का नामो निशान नहीं था। मैं प्यासा था और पवन की कहानी के कारण पेट में कहीं मरोड़ उठ रही थी। जब चिड़िया बिना एक भी आवाज किए उड़ गई तो मैंने पवन से कहा कि मैं सिगरेट लेकर आता हूं। पवन ने अपना सिर हिला दिया। घर पहुंचते ही मैं पूरी एक बोतल पानी का टक गया। जब पवन बोल रहा था तब वह दुष्यंत था या पवन? दुष्यंत कितना पवन को भीतर लिए घूम रहा है या पवन कितना सारा दुष्यंत का बोझ ढो रहा है? मुझे हमेशा से पवन हंसमुख व्यक्ति लगा है, जो हर बात पर हंसने की प्रतीक्षा कर रहा होता था। हर प्रतीक्षा के पेड़ की जड़ें कितनी गहरी होती। मैंने पवन को सिगरेट दी। उसने पहले कस पर कहा, तुम्हें पता है कि ब्राजील के हाल खराब है? भारत इस वक्त 7वें नंबर पर है। भारतीयों से कैसे कहें कि इसमें अव्वल नहीं आना है? और वह अपने ही जोक पर हंसने लगा।
मानो इसके पहले जो उसने कहा था वह किसी और की बात थी। मुझे झूठा हंसने में भी समस्या हो रही थी। इसके बाद पवन इस थ्योरी पर चला गया कि कैसे यह वायरस किसी प्रकृति प्रेमी ने खोजा है। उसने इंसानों को घर बिठा दिया और 70% पुरुषों को अपना शिकार बनाया है। किसी भी जानवर पर इसका कोई असर नहीं है। अब मैं उसके सिगरेट खत्म होने का इंतजार करने लगा। मुझे अभी भी इच्छा थी कि वह दुष्यंत और पवन के बारे में बात करे, पर वह उससे बाहर दूर निकल चुका था। जाते हुए पवन ने मुझे गले लगाना चाहा। पहले मैं हिचका, फिर गले लग गया। वह कुछ देर मुझे पकड़े खड़ा रहा और मैं उन दोनों को